में चले जाएं। क्योंकि क्या होता है कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं और वो चीज़ अगर हम मिल जाए तो बहुत अच्छा काम कर पाते। कोई व्यक्ति किसी की मेंटलिटी बनी है साहित्य के लिए और साहित्य की दिशा में आगे बढ़ जाएगा तो वो फिर कुमार विश्वास बन जाएगा, उस क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट उसको प्राप्त होगा। अब होता ही है, कई बार गलती ये हो जाती है कि हम बने होते हैं साहित्य के लिए, वो बन जाते हैं डॉक्टर, या कोई डॉक्टर करने के लिए बने हैं और हमें साहित्य पढ़ाने मिल जाता है। ऐसा होता है ना कई बार। तो फिर क्या होता है, मिसमैच होता है, और मिसमैच जीवन भर कष्ट देता है। किसको? आपको भी देगा और सोसाइटी को भी देगा। एक कहना चाहिए अयोग्य या अपरिपक्व या जो मिसमैच वाला पुलिस अधिकारी है, अगर वो आ गया क्षेत्र में तो क्या होगा, पूरे क्षेत्र की जनता को परेशान करेगा। उसकी अयोग्यता जो है आपको झेलनी पड़ेगी। ऐसे करके हम सोसाइटी में कई बार बोझ बन जाते हैं। तो ध्यान में रखना है कि हमारी सही फील्ड क्या है, वो सही फील्ड की तरफ हम आगे बढ़ जाएं, हमारा कदम आगे बढ़े, और वो सही फील्ड की पहचान सही समय पे हो, सही समय पहचान करके हम सही समय पे आगे बढ़ जाए, सही दिशा मिल जाए तो हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना है कि जीवन में हर व्यक्ति को करियर का एक ऑप्शन आवश्यक है। हम सभी जीवन में, हमारा जो पैटर्न है जीवन का, कि बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ लिख के 10th 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, कई बार पीजी करते हैं, कई लोग पीएचडी करते हैं। उसके बाद हम सबका डिमांड होती है कि हमारे करियर ऑप्शन हो, मतलब हम जीवन में कुछ करें जिससे हमारी कुछ अर्निंग हो, जो हमारा कर्तव्य है, जो ध्येय हो। उसकी एक सीमा होती है। फिर 60 साल 62 साल की उम्र तक वो काम करते हैं कई लोग, और जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम फ्री लांसर के रूप में फिर एक जीवन हमारा शुरू होता है, वो चलता रहता है। जीवन इसके पहले भी है, जीवन इसके बाद भी है। तो ध्यान एक तो ये रखना है कि करियर हमारे जीवन का सब कुछ, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। मतलब करियर को लेके इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसके पहले भी जीवन है, उसके बाद भी जीवन है। अब चौहान साहब बैठे हैं, वो 14 साल पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन के 25 साल पढ़ाई लिखाई में गुजारे होंगे। 25 से लेकर 60 का स्लॉट ईश्वर ने इनको शिक्षा देने के लिए तय किया, तो उन्होंने शिक्षा दी, लोगों को टीचर रहे, अच्छा पढ़ाया, जीवन में अच्छा किया। उसके बाद फिर एक स्लॉट जीवन का चालू हुआ, 14 साल से चल रहा है, जिसमें वो फिर एक समाज सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे सबके जीवन का स्लॉट बटे हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि उसके पहले, करियर के पहले भी जीवन है आपका, बहुत अमूल्य जीवन, महत्वपूर्ण जीवन, और बहुत ऊर्जावान, सीखने वाला, एक्सेप्टेंस वाला, फर्टाइल जीवन आपका उसके पहले भी है और उसके बाद भी होगा। तो ध्यान रखना है कि करियर को लेके कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, कई बच्चे सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हैं, कई लोग नशा करने लगते हैं, कई लोग डिफरेंट टाइप से डिविएट होते हैं कि यार हमारा करियर, हमें जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया। तो ये ध्यान रखना है एक तो कि हमारा करियर एक स्लॉट है जीवन का, है ना, वो स्लॉट आएगा और जाएगा, और जाने के बाद फिर वही जीवन चलेगा जो पहले चल रहा था। तो इस स्लॉट को लेके हमें अच्छा गेन करना है, लेकिन इतना परेशान नहीं हो जाना है कि उसको लेके हम अपना जीवन कुर्बान कर दें। आप सोचें कि ये नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में, है ना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमें पूरी ताकत लगानी है, लेकिन उसको लेके जीवन को बर्बाद नहीं कर देना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि लोग एक साल में जीवन को बर्बाद कर देते हैं, हाल मान जाते हैं, उसके बाद सारी संभावना खत्म हो जाती है, जबकि उसके बाद हो सकता है बहुत अच्छी संभावना खुलने वाली होती है ना। तो ध्यान ये रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि हमारे 49 प्रयास असफल होते हैं और 50वें प्रयास में लक्ष्य मिलने वाला होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आदमी 49 प्रयास करके 49वें प्रयास में वापस लौटता है, अगले प्रयास में पर्दे के पीछे सफलता की देवी, सफलता की जो गुलदस्ता है सजाए खड़ी रहती है कि बेटा बस तेरा अगले प्रयास में तेरे को मैं सफलता देने वाली हूँ, और हम 49वें प्रयास में बैक मार देते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि 49 कौन सा प्रयास आपका 49वां है, 99वां है, और कौन से प्रयास से मिलने वाली है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लगातार प्रयास जब तक बने, जब तक संभव है, जब तक अलाउ कर रही है परिस्थितियां, अटेम्प्ट्स केवल, तब तक हमें प्रयास करना है। क्लियर है ये बातें। अब हम बात करते हैं कि 12th के बाद करियर के ऑप्शन क्या हैं। 12th के बाद हमारे करियर के ऑप्शन होते हैं कई सारे। हम चाहें तो मैनेजमेंट की तरफ चले जाएं, हम चाहें इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं, हम चाहें मेडिकल की तरफ चले जाएं, हम चाहें तो लॉ की तरफ चले जाएं, हम चाहें तो सिंपल ग्रेजुएशन की तरफ चले जाएं, जो कि साइंस में हो या कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो। यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन बताओ। यही ऑप्शन है ना, इसके अलावा भी ऑप्शन है यार। आप लोग सर्च नहीं कर रहे ऑप्शन अभी। 12th में कौन कौन है भैया, सर्च करना शुरू करो यार। ऑप्शन और भी है ना, ये तो है ही। मैनेजमेंट कर लें, बीबीए, इंजीनियरिंग कर लें, मेडिकल कर लें,
ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन कर लें और लॉ कर लें। ये 4 ऑप्शन, लॉ ऑनर्स होता है ना 5 साल का, ये 4 ऑप्शन बढ़िया ऑप्शन है, 5 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी ऑप्शन है, इसके अलावा क्या ऑप्शन है, हम पैथोलॉजी में चले जाए, है ना। हाँ बताओ क्या बता रहे हो। शिक्षक बन सकते हैं, आर्मी वगैरह में। हाँ नहीं, जो 12th के बाद वाले कैरियर ऑप्शन है उनमें जैसे आपको टेक्निकल जो कोर्सेज हैं, पॉलिटेक्निक है या एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं आजकल अच्छे आ गए हैं 5 साल के, और कॉमर्स के बहुत सारे कोर्स, डिफरेंट टाइप के कोर्सेज आ गए हैं। बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन सब्जेक्ट्स में हायर स्टडीज होती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में वो एग्जाम लेते हैं विभिन्न प्रकार के, और उनमें ऑप्शन होते हैं हमारे ग्रेजुएशन के अच्छे ऑप्शन होते हैं। फिर पैथोलॉजीज में मेडिकल कॉलेज वाले आजकल पैथोलॉजी करा रहे हैं, बड़ा अच्छा कोर्स है। उसमें ये होता है कि आपकी मतलब जॉब की गारंटी लगभग काफी अच्छी होती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज वाले ही कराते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और वो उसको करके अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं कोर्सेज, 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, 3 साल के BSc कोर्सेज हैं। जो पैथोलॉजी एक विशुद्ध टेक्निकल एजुकेशन है, मतलब इसमें आप जाके आपकी फील्ड फिक्स हो गई है, आपको उसी में काम करना है, आइदर प्राइवेट और सरकारी या खुद की, लेकिन आपको उसी फील्ड में जाना है। तो ये इस प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे इनोवेशन हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। कई बच्चों ने 12th के बाद एग्रीकल्चर लिया, 5 साल का कोर्स किया, उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बना डाला और करोड़ों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। लोगों की जमीनें वो किराए पे लेते हैं, बोलते हैं कितना कमाते हैं, उन्होंने कहा 10 एकड़ में हम 1 लाख कमाते हैं साल का। वो कहते हैं हम तो 2 लाख रुपए दे रहे हैं, जमीन किराए पे दे दो, ले लेते हैं। तो सैकड़ों एकड़ जमीन में खेती करते हैं, उसको उन्होंने पूरा बिजनेस सेटअप बना दिया। तो इतने डिफरेंट टाइप के हमें कौन कौन से ऑप्शन है, सब ऑप्शन मालूम होना चाहिए, इसमें काम कर सकते हैं अपन। फिर 12th के बाद कौन सी एलिजिबिलिटी, जैसे आपने बताया आर्मी खुल जाती है, पुलिस कांस्टेबल की नौकरी खुल जाती है, कई ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जो 12th स्टैंडर्ड के बाद ओपन हो जाती हैं, जिनकी हम तैयारी कर सकते हैं, उनमें एंटर कर सकते हैं। तो ये एंट्री भी है हमारे पास, तो इनका ध्यान रख के करना चाहिए। फिर लैंग्वेज स्टडीज जो है उनमें लैंग्वेज में आप ग्रेजुएशन करें, फिर पोस्ट लैंग्वेज में खूब सारे टीचिंग ऑप्शन, जिनको टीचर बनने का शौक होता है, जिनको ख्वाब होता है कि मैं अच्छा टीचर बनूंगा, उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं लैंग्वेज में। क्योंकि लैंग्वेज जनरली इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज हर जगह पढ़ाई जाती है, वायनाड में सभी कोर्सेज में होगी, लॉ कॉलेज में भी लैंग्वेज के टीचर होते हैं, और सभी सेंट्रल स्कूल में, जवाहर नवोदय में, और जहाँ जहाँ है हर स्कूल में लैंग्वेज टीचर्स होते हैं। तो लैंग्वेज एक अच्छी फील्ड है, जिसका लैंग्वेज में रुचि है, कविता साहित्य पढ़ने में रुचि है, हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो वो ध्यान रखना चाहिए। फिर कंप्यूटर के कोर्सेज आते हैं डिफरेंट प्रकार के, इस प्रकार से 8, 10, 12 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा दिमाग किस में तेज चल रहा है, किस तरफ हमारी अभिरुचि है, ध्यान रख के हमें अपने टीचर्स को, अपने माँ बाप को कन्विंस करना चाहिए कि पिताजी मेरे को लॉ में बड़ा मजा आता है, मेरे को लॉ सुन के अच्छा लगता है, संविधान की पेपर में पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है, मेरे को जो है मेडिकल साइंस बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को लगता है लोग रोगों के बारे में जानना, रोगों के इलाज करना, लोगों की मदद करना। जो भी आपका माइंड है वो आपको बताता है, हमारी मनस्थिति जो है, हमारा मन जो है वो किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा की हमें पहचान करनी पड़ेगी। पहचान करके फिर हमें उस दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका दिमाग लग रहा है, आपका पॉलिटिक्स में दिमाग लग रहा है, आपका लेखन में दिमाग लग रहा है, आपको समझ में आएगा। आप सब ये सारे ऑप्शन जो हैं, इन ऑप्शंस के बारे में एक पहले तो कागज पे लिखें, एक डायरी में लिखना नोट शुरू करें, कितने ऑप्शन 12th के बाद खुल रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें किस ऑप्शन में आप अपने आप को फिट पाते हैं, कौन सा काम ऐसा है जो आपको अच्छा लगेगा। आप आर्मी में जा रहे हो, आपकी रुचि आर्मी लायक है, आपको फौज, आपको जोश, उमंग, लड़ना, दुश्मन के लिए, देश के लिए काम करना, दुश्मन को हराना अच्छा लगता है, तो आप आर्मी की तरफ जाएं। तो हमें एक तो अभिरुचि, सारे टॉपिक को लिखना है, पहले कौन कौन से फील्ड हैं, 8, 10, 12 फील्ड आपको दिखाई देंगे, उनको लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको विचार करना शुरू करना है अभी से, 11th से 12th से। क्या मेरा मन, आपको बार बार लगेगा, कभी आपको लगेगा नहीं मेरा साहित्य लायक लग रहा है, कभी आपको लगेगा नहीं यार मैं तो मेडिकल के लिए बनाऊं, कभी आपको लगेगा नहीं मैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए बनाऊं, डिविजन भी आएंगे। लेकिन अभी से आप सोचना शुरू कर देंगे तो आप मान के चलें कि आपको कुछ महीनों बाद दिमाग आपको इशारे करेगा कि नहीं यार मैं तो इसके लिए बनाऊं, ठीक है, मैं तो कॉमर्स के लिए बनाऊं, मैं तो इकोनॉमिक्स के लिए बनाऊं, मैं तो हिस्ट्री के लिए बनाऊं। तो आपको दिखाई देने लगेगा कि हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ हमारा माइंड सेट है। फिर आप उसके लिए प्रयास शुरू करें कि हमें अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं जो इलेक्शन मैनेजमेंट में करोड़ों अरबों रुपए का जो है जॉब लोगों को मिल रहे हैं, बड़े बड़े पैकेजेस हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुना है? प्रशांत किशोर का नाम किसने नहीं सुना? वो एक एनालिस्ट हैं जो इलेक्शन एनालिस्ट कहलाते हैं, इलेक्शन के एनालिस्ट करना एनालिस्ट, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, उनका अपॉइंटमेंट्स होते हैं। ऐसे और सारी कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं इस क्षेत्र में। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सब फील्ड भी हैं,
इनमें भी हमारा हो सकता है किसी बच्चे का बहुत अच्छा दिमाग उसमें चलता हो, बहुत अच्छा उसमें करने वाला हो, लेकिन उसको पता ही नहीं चला, वो अपने गिनती के 4 फील्ड में रह गया कि मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग होगी, नहीं तो हम बीए कर लेंगे या बीकॉम कर लेंगे, है ना। तो ये ध्यान रख के अभी से अपन को प्रयास करना बहुत 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 जरूरी है कि सही दिशा में हम 12th के बाद चले जाएं, हमारी दिशा सही पकड़ ले, मतलब 12th के बाद हमें जहां पकड़ना है वो दिशा पकड़ जाए हमारी। ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता बहुत जरूरी है, और ये अगर काम हो गया तो आप सही ट्रेन में पकड़ बैठ गए। अगर आपने सही ट्रेन पकड़ ली मतलब आप सही जगह पे सही समय पे पहुंच जाओगे नहीं। तो ये ध्यान रखना है, सही ट्रेन, अगर गलत ट्रेन पकड़ गई अपने से तो फिर दिक्कत होती है। फिर क्या होता है, उस स्टेशन पर उतरो, फिर वापसी की ट्रेन लो, फिर वापस आओ, यहाँ टाइम निकल जाएगा, बहुत सारी ट्रेन निकल जाएगी, फिर अगली ट्रेन का रिजर्वेशन कराओ, फिर उसमें रिजर्वेशन वेटिंग मिल रही है, फिर पैसे लग रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। मतलब ये सारी प्रॉब्लम होगी अगर आप गलत ट्रेन पकड़ लेते हो। तो आपको ट्रेन सही पकड़ने का प्रयास करना है। कैरियर ऑप्शन को डायरी में लिखिए, लगातार विचार करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, सुबह शाम सोचिए, स्कूल आके सोचिए, चर्चा करिए, दोस्तों से चर्चा करिए, अपने जो मेंटर हैं टीचर उनसे चर्चा करिए, घर में जिससे आप बड़ों से चर्चा करते हैं उनसे चर्चा करिए कि मेरा माइंड कहाँ जा रहा है। हो सकता है आप एकदम क्लियर हो अभी से, बहुत अच्छा होगा। अगर क्लियर नहीं है तो डिविएशन होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा कि आप किसके लिए बने हैं। वो काम कर लोगे तो आप सही दिशा में चले जाओगे। ये बात हो गई क्लियर। अब अपन बात करते हैं पुलिस की एंट्रीज की, क्योंकि पुलिस में एंट्री 4 प्रकार की होती है। पुलिस में 4 प्रकार की जो है इंडक्शन होते हैं अपने। एक होता है कांस्टेबल आरक्षक, ठीक है, एक होता है सब इंस्पेक्टर, एक होता है डीएसपी और एक होता है आईपीएस। 4 प्रकार की परीक्षाओं से पुलिस की एंट्री होती है। आईपीएस की एंट्री के लिए यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है अपने को। यूपीएससी के बारे में तो सुना है, क्या है यूपीएससी बताओ यार। हाँ एक दिन खड़े होकर बताओ। हाँ क्या होता है इसमें? क्या नौकरी मिलती है? क्या मिलता है? हाँ और कोई बताओ। भारत जो है ना वो संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, हमारी जो केंद्र सरकार राज्य सरकार 2 सरकारें रहती है ना, रहती है कि नहीं। कुछ विषय होते हैं केंद्र के, कुछ होते हैं राज्य के। इनको यूनाइट करने के लिए भारत के संविधान में व्यवस्था की गई है पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। कुछ सेवाएं ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार के द्वारा ट्रेंड होंगे, केंद्र सरकार उनके रिक्रूटमेंट करेगा, लेकिन वो काम राज्य में करेंगे समन्वय करने के लिए, ठीक है। वो भारत की सबसे बड़ी सर्विसेज होंगी। कौन होंगे? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेन सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस और डिफरेंट जो बड़ी सर्विसेज में वो कोऑर्डिनेट करने के लिए केंद्र और राज्य। क्योंकि क्या होता है, जैसे पीएससी से जैसे जो सिलेक्ट होता है वो स्टेट का कर्मचारी है, स्टेट में ही इंड्यूस हुआ, स्टेट में ही उसने ज्वाइन किया, स्टेट में ही रहा, स्टेट का ही आदमी है, स्टेट में ही नौकरी करनी है उसको। तो ऐसी इसको पूरे देश को यूनिफाइड करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, केरल का बच्चा सिलेक्ट हो रहा है और एसपी बन रहा है विदिशा में, है ना। एमपी का बच्चा सिलेक्ट हो रहा है और एसपी बन रहा है तमिलनाडु में। होता है ऐसा कि नहीं होता? ये देश को यूनाइट करने की व्यवस्था है कि नहीं। इसके लिए संविधान ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे देश की बड़ी सेवाएं फॉरेन सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और अन्य सर्विसेज में जोड़ी गई, जो कि केंद्र से ओरिएंटेड है और स्टेट में काम करती है। तो इसके लिए यूपीएससी बनी, यूपीएससी सिलेक्ट करती है, केंद्र सरकार अपनी नियुक्तियां देती है, हर साल डिपार्टमेंट लिख के देता है कि हमारे इतने पद खाली है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस लिख के देगी कि इस साल हमारे 12 आईपीएस के पद खाली हो गए हैं, कृपया भरने के लिए लड़के बताएं। तो वो हम यूपीएससी को लिख के दे देंगे। यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो पुलिस नहीं है, वो प्रशासन भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट संस्था है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो निष्पक्ष होकर काम करती है। वो एग्जाम कंडक्ट करेगी, बच्चों को मौका देगी, सबको मौका है। भारत में हमारा संविधान सबको मौका देता है। लोकतंत्र में किसी के लिए मौके की कमी नहीं है, हर आदमी को ही फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरेगा, फ्री देगा, सिलेक्शन होगा फ्री में। एक सीट पे जैसे मान लो हमने 12 सीटें हमने दे दी, ऐसी हर स्टेट ने सीट दी, 100 सीट बन गई, 100 आईपीएस की सीट बन गई, मान लो बन गई, तो क्या होगा, यूपीएससी कहेगा 100 लोगों के लिए हम नियुक्ति करने वाले हैं। तो फिर क्या होगा, प्री एग्जाम में 1500 लोग सिलेक्ट करेंगे, वो एक पे 1500 लोगों को प्री में सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी लोग बाहर हो गए। फिर 15 लोगों की हम मेंस एग्जाम कराएंगे, 1500 लोगों की। 1500 लोग मेंस में 6-7 पेपर लिखेंगे, उनकी कॉपी जचेगी, उनकी मेरिट बन जाएगी। उसमें से 100 पद पे 300 लोग, मतलब 1200 बाहर करके 300 को हम अंदर कर लेंगे, काहे में, मेंस परीक्षा में। अब उन 300 का इंटरव्यू लिया जाएगा
उन 300 में से इंटरव्यू के जो मेरिट में सर्वश्रेष्ठ 100 हो गए उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा आईपीएस के लिए। फिर उनकी सूची बना के यूपीएससी भेजेगी पुलिस को, अपने अपने स्टेट को भेजेगी। मध्य प्रदेश में 12 नाम भेज देगी कि 12 लोग आपके लिए भेज रहे हैं हम, राजस्थान को 10 भेज देगी, महाराष्ट्र को जो भी जिसकी संख्या भेज देगी। वो लोग उस स्टेट में आ जाएंगे, स्टेट उनको नियुक्ति दे देगा, केंद्र की तरफ से नियुक्ति पत्र जारी होगा, स्टेट उनको ज्वाइन कराएगा, स्टेट उनको सैलरी देगा और काम कराना शुरू कर देगा, कहीं कहीं पद पे उनको नियुक्त कर देगा। ये प्रोसीजर होता है यूपीएससी का। क्लियर है? तो यूपीएससी के लिए जो है ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यूपीएससी के लिए अपने को सीसेट के एग्जाम, जनरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल हेल्थ अवेयरनेस, जो भी जनरल अवेयरनेस है, अपना पॉलिटिकल साइंस, अपना इंडियन फॉर जो फ्रीडम मूवमेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री है, अपना फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, ढेर सारे जो सब्जेक्ट हैं, ऐसे राइटिंग है, लैंग्वेज स्किल्स है ना, विभिन्न प्रकार के स्किल्स की एग्जाम उसमें होगी। इंटरव्यू में आपसे जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाएगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता को देखा जाएगा कि आप कैसे निर्णय लेते हैं, विपरीत परिस्थितियों में आप क्या शब्द देते हैं, आप बहुत ज्यादा किसी तरह वाइस तो नहीं है, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं, सब देख के फिर आपका चयन होता है, मेरिट बन जाती है। फिर आते ही इसमें जो है सारे आपको पद मालूम ही होंगे, कस्टम, एक्साइज, जो भी सेंट्रल के बड़े पद हैं वो इसमें होते हैं, आईएएस आईपीएस इसमें होते हैं, फॉरेस्ट के आईएफएस होते हैं और फॉरेन सर्विस के आईएफएस होते हैं, ये सारे होते हैं। यूनियन टेरिटरीज के जो यूटी है, यूटी मतलब अपने भारत में कुछ यूनियन टेरिटरीज है, मालूम है कि नहीं? जो यूटीज होती हैं उनमें केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त एक जो गवर्नर होते हैं वो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां के जो अन्य पद हैं, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, वो भी यूपीएससी से भरे जाते हैं। क्लियर है? तो यूपीएससी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको एक पूरे देश की यूनिटी करने का मौका मिलता है, आप देश को यूनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले बन जाते हो, संविधान को रिप्रेजेंट करते हो। आप जो है पूरे देश में, मध्य प्रदेश से होकर आप दूसरे स्टेट में जॉब करते हो, वहां पे अच्छा काम करते हो, और अच्छा एक बहुत अच्छी फील्ड, बहुत अच्छा जॉब और बहुत अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिलती है। ठीक है? फिर आती है एमपीपीएससी मध्य प्रदेश। इसका मतलब क्या है? एमपीपीएससी को क्या बोलेंगे यार? यूपीएससी बताया था तुमने फुल फॉर्म, एमपीपीएससी का फुल फॉर्म पुलिस सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। जैसे यूपीएससी है, यूनियन है, उसमें यू लगाया तो यूनियन हो गई, वो केंद्र की हो गई। एमपी लगाया है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी व्यवस्था भी संविधान में कि राज्य अपनी सेवाओं के लिए चुनेंगे, तो राज्य के लिए वही सेटअप जो यूपीएससी केंद्र के लिए कर रही है, एमपीपीएससी राज्य के लिए करती है। वही सेटअप एग्जाम का है, 1 पे 15 प्री में, 1 पे 3 मेंस में और 1 पे 1 फाइनल इंटरव्यू के बाद, है ना। ये इसमें व्यवस्था होती है और इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वही है। इसमें यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता है, मेंस में इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सीसेट होता है, 7 पेपर्स होते हैं उसके, और प्री में 1 पेपर होता है। इसमें सारी चीजें आती हैं, जनरल अवेयरनेस, करंट जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, मध्य प्रदेश, सारी चीजें उसमें आती हैं, एग्रीकल्चर, सब चीजें उसमें समाहित होती हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्री होगा, प्री निकल जाओगे 15 लोग प्री निकलेंगे एक शीट पे। फिर मेंस होगा, मेंस में 7 पेपर लिखने पड़ेंगे, 7 पेपर लिखेंगे, फिर 1 पे 3 लोग लिख लेंगे। इंटरव्यू होगा, 1 पे 1 सिलेक्ट होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। इसके द्वारा डीएसपी बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, या एसडीएम लोग होते हैं ना, एसडीएम है, सीएसपी हैं, एसडीओपी हैं, ये सब इसी से बनते हैं। महिला विकास के अधिकारी, परियोजना अधिकारी, आरटीओ, आबकारी अधिकारी, परिवहन अधिकारी, खनिज अधिकारी, ढेर सारे पद, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, परिवहन इंस्पेक्टर, ढेर सारे पद जो हैं इसमें समाहित हैं। सारे पद एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, सारे पद एग्जीक्यूटिव हैं, नायब तहसीलदार, है ना, रजिस्ट्रार जो होते हैं, रजिस्ट्री करने वाले होते हैं कि नहीं, वो सारे पद इसमें समाहित हैं। मतलब प्रदेश का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसका सिलेक्शन कौन करता है? एमपीपीएससी करती है। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब आपको मिलेगा। इसमें भी आप प्रदेश में जो है, पूरे प्रदेश में आपकी ट्रांसफर्स होंगे, पूरे प्रदेश में कहीं भी आप जाके जॉब कर पाओगे। और एक बहुत सम्मानजनक जॉब, बहुत ही एग्जीक्यूटिव वर्क, जो मतलब कार्यपालिका को प्रदर्शित करते हैं डायरेक्टली, वो वाला काम आपको करने को मिलेगा। एमपीपीएससी का कंपटीशन जो है वो प्रदेश में इन जनरल पूरे इंडिया के बच्चे इसमें कॉम्पीट करते हैं, लेकिन प्रदेश के बच्चों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है क्योंकि हर स्टेट अपनी अपनी पीएससी करता है। तो हर स्टेट की पीएससी में क्या होता है, लोकल लैंग्वेज पे, लोकल जीके पे ध्यान देते हैं परीक्षा लेने वाले, क्योंकि उनको लोकल के लिए चाहिए आदमी, यहाँ की लैंग्वेज जाने मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एसडीएम बन रहा है और अगर वो इंडिया की एमपी की लैंग्वेज नहीं जानेगा तो कैसे काम चलेगा? चलेगा क्या? तो
उसको लोकलिटी के कारण एमपी के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। जैसे एमपीपीएससी में रिजल्ट आएगा तो आपको दिखेगा 90% बच्चे एमपी के सिलेक्ट होंगे, 10% बाहर स्टेट के आएंगे। तो एमपीपीएससी अपने लिए एमपी के बच्चों के लिए थोड़ा सा और इजी ऑप्शन हो सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो एमपीपीएससी है। उसके बाद फिर पुलिस की जो फर्स्ट एंट्री थी वो यूपीएससी से हो गई, आईपीएस की, सेकंड डीएसपी की होती है जो एमपीपीएससी से होती है, फिर थर्ड जो है रिक्रूटमेंट वो होता है सब इंस्पेक्टर। ऐसा ही जानते हो ना, थानेदार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। थानेदार की नियुक्ति जो है अलग से परीक्षा होती है। एसआई की जो है बोर्ड बनी हुई है, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है। उसमें फिजिकल एबिलिटीज होती हैं, उसमें जो है जीके होता है और जनरल एबिलिटीज, लैंग्वेज स्किल्स, इनके साथ इंटरव्यू भी होता है और आर्मी का सिलेक्शन होता है। एसआई के जो पेपर होंगे वो 2 होंगे, 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। उसके बाद मेरिट बनेगी, इंटरव्यू होगा डायरेक्ट उसमें। इंटरव्यू के बाद फिजिकल के जो है 100 नंबर होते हैं। फिजिकल की एबिलिटीज में गोला फेंक है, 3-4 स्किल होती है उसकी, दौड़ है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, इनके साथ उनकी मार्किंग होती है, मेरिट बनती है और उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो इंस्पेक्टर जो है बड़ा अच्छा पद होता है क्योंकि थाना प्रभारी, थानेदार, चौकी प्रभारी के रूप में काम करता है। फर्स्ट प्रमोशन में वो टीआई साहब बन जाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड प्रमोशन में डीएसपी बन जाते हैं और आगे चल के कई बार एडिशनल एसपी बनते हैं। तो ये भी अच्छा एक पद है और इसमें बड़ी संख्या में नियुक्ति निकलने वाली है। जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लोग जो हैं उसमें तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद चौथा लेवल पुलिस का आता है कांस्टेबल का, जो कि लोकल एग्जाम कहें या जिला स्तर की नियुक्ति कहलाती है। अब तो हालांकि एक सेंट्रल बोर्ड है जो नियुक्ति करता है, विभिन्न कमेटीज बनती हैं जो अलग अलग जिलों में जाके अलग अलग सेंटर्स पे फिजिकल होगा। पहले फिजिकल में जो क्वालिफाइंग एबिलिटी जो कंप्लीट करता है उसके बाद उनको फिर रिटन टेस्ट होता है। फिर फिजिकल जो मेरिट वाला फिजिकल होता है वो ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, है ना। उसके बाद जो है फिर इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज के बाद सिलेक्शन हो जाता है और कांस्टेबल जो है वो आरक्षक के पद पर भर्ती होता है। पुलिस का बेसिक फील्ड वर्क का सबसे ज़्यादा आरक्षक होते हैं, सबसे ज़्यादा आरक्षक काम करते हैं और उसके बाद फिर हेड कांस्टेबल बनते हैं, एएसआई बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, कई बार टीआई भी बनते हैं कांस्टेबल से रिक्रूट लोग। तो ये पूरा रिक्रूटमेंट सेटअप है। कांस्टेबल की भी बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां लगातार मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। हर साल 4-5 हज़ार भर्तियां कांस्टेबल की हो रही हैं और इसमें बच्चियों को खूब अच्छा मौका मिल रहा है। मध्य प्रदेश के बच्चे ही उसमें ज़्यादातर सेलेक्ट होते हैं। तो ये सेटअप अपने को एग्जाम का है। अपने को ये देखना है कि हम किस लेवल पे पुलिस में एंटर करना चाह रहे हैं, किस लेवल पे आना चाह रहे हैं, किस लेवल पे हम तैयारी करेंगे और वो तैयारी आपको अभी से प्रारंभ करनी पड़ेगी। जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 12th के बाद एलिजिबल है। कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो और अपनी फिजिकल पे ध्यान आपको ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है, जो एग्जाम जिस प्रकार से लिया जा रहा है, ऊपर जो सीनियर लेवल के पद हैं वो पॉलिसी मेकिंग में होते हैं। उनका काम डायरेक्शन देना, उनका काम है ऑब्जर्व करना, है ना, सुपरवाइज करना। तो उनके लिए वो रिटन एबिलिटीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कांस्टेबल का काम फील्ड में पकड़ दकड़ करना है, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस में जो है मॉब को संभालना, अपराधियों को दौड़ के पकड़ना, भागना। तो इसलिए जो कांस्टेबल और इंस्पेक्टर्स के पद हैं इनमें फिजिकल एलिमेंट उतना ज़्यादा हो जाता है प्रोपोर्शनेट में। तो आईपीएस और डीएसपी में फिजिकल एलिमेंट कम है, उनकी एक योग्यता जो है वो रिटन बेस ज़्यादा है, रिटन एग्जाम, रिटन सब कुछ, और सिर्फ ऊंचाई और सीना नापते हैं उसमें, है ना, और मेडिकल करते हैं कि वो मेडिकली वीक तो नहीं है। जबकि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में फिजिकल के भी मार्क्स होते हैं और कांस्टेबल में जो है फिजिकल में मेरिट में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसका आता है। प्रोपोर्शनेट जो है ज़्यादा कांस्टेबल में फिजिकल का होगा, रिटन के बराबर ही होगा, और सब इंस्पेक्टर में रिटन का ज़्यादा होगा, फिजिकल का थोड़ा सा कम होगा। इस प्रकार की चीज़ें जॉब डिमांड के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन बहुत ही एक चैलेंजिंग अच्छा जॉब। और इस पुलिस के जॉब में आपको हमेशा नयापन दिखाई देता है। हर दिन नए केसेस आते हैं, हर दिन नई परिस्थितियाँ आती हैं, नए नए प्रकार के अपराधी, नए नए प्रकार की कंडीशन आती हैं। दूसरा, आपको बंद के किसी ऑफिस में बैठना, या जो लोग होते हैं ना, कई लोगों का माइंड सेट ऐसा होता है कि वो बंद के नहीं बैठ पाते, यार मेरे को बंद के बैठना अच्छा ही लगता, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है कि उनको फील्ड में घूमना, फील्ड में जाके लोगों से काम करना, क्योंकि पुलिस में फील्ड ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ऑफिस ओरिएंटेड उतना वर्क होता नहीं है। तो ये चीज़ें हर किसी की माइंडसेट में है, तो उनके लिए पुलिस का जॉब बहुत अच्छा है, उनको प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार का सेटअप पुलिस की एंट्रीज का है। अब इसमें कोई सवाल किसी को करना है क्या, किसी भी चीज़ में?